नमस्कार दोस्तों, हम कर रहे हैं एनसीईआरटी की सीरीज। तो एनसीईआरटी की सीरीज में आज जो हम करने वाले हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक है ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। यानी अगर आप सीटेट, एचटेट या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार विजिट करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी तरह के चैप्टर वाइज वीडियो और नोट्स और एमसीक्यू क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने के लिए, ठीक है। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं, ठीक है। कहानी को आप पढ़ लेंगे, ये कहानी ऊपर दी गई है, ठीक है। यानी पीटर न्यूजीलैंड के, ठीक है दोस्तों। आप देखेंगे यहाँ पर कि चैप्टर की शुरुआत में दो अलग अलग जगहों के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। पहला है तंजानिया, जो अफ्रीका महाद्वीप का एक छोटा सा गांव है, ठीक है। इस गांव की चर्चा की गई है। यानी यहाँ पर बताया गया कि माम्बा के जो पिता है कठिन परिश्रम करते हैं, ठीक है। और परिश्रम करने के बाद मक्का और सेम ही उगा पाते हैं। क्यों उगा पाते हैं? क्योंकि उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है, ठीक है। तो चट्टानी भूमि में जानते हैं कि सही प्रकार से खेती नहीं हो पाती है, परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है। एक दूसरा जो एरिया बताया गया है पीटर कहाँ का? न्यूजीलैंड के एक भेड़ पालन यानी कि प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, ठीक है। जहाँ उनका पूरा परिवार क्या है, उन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है, ठीक है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है तो वह अपने चाचा को अपनी क्या है, भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है, ठीक है। क्योंकि उनका भेड़ों का एक बाड़ा है और कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान भी है, ठीक है। और वहाँ पर नई नई तकनीकों का उपयोग करके भी वहाँ पर क्या है, वैज्ञानिक विधि से वहाँ पर क्या है, जैविक कृषि भी की जाती है। यानी जैविक कृषि द्वारा क्या सब्जियां भी उगाई जाती है। ये दो क्या है कहानी है, इसको आप देखेंगे। यानी इसमें बताया गया है कि भाई पीटर और मामा जो दो क्या है विश्व के अलग अलग स्थानों में ये रहते हैं, ठीक है। और उनके जीवन व्यतीत करने में भी बहुत अंतर है। जैसे आप देखते हैं कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, ठीक है। तो ये अलग अलग क्षेत्रों की जो है प्राकृतिक जो स्थल है ये भी अलग अलग है। तो ये भिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण क्या है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप देखेंगे दे रखा है कि क्या आप जानते हैं, यानी कि विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। यानी आप सोच सकते हैं कि विश्व की 90% जो जनसंख्या है वो क्या है, भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है, ठीक है। यानी कि शेष 70% भूमि पर क्या है, या तो विरल जनसंख्या है या वह निर्जन। यानी कि जो 70% जो भूमि का भाग है उस पर कोई जनसंख्या नहीं रहती है, ठीक है। कारण क्या है कि वह रहने योग्य नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब एक एक क्या है सभी पॉइंट को हम डिफाइन करते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं भूमि, ठीक है। भूमि के बारे में जानते हैं, जमीन जिसको आप कहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि सभी महत्वपूर्ण जो प्राकृतिक संसाधनों में क्या है, भूमि भी शामिल है। पहले चैप्टर हमने पढ़ा था कि संसाधन 3 प्रकार के होते हैं प्राकृतिक, तो ये भूमि क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। यानी भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है, ठीक है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं, यानी जितने भी ये जमीन में है आपको सभी जमीनों पर आवास बनाने योग्य नहीं है, ठीक है। यानी मुख्यतः क्या है, भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण भी असमान पाया जाता है। यानी आपने देखा होगा कि सभी जगह जनसंख्या एक समान निवास नहीं करती है। कभी आप पर्वतों पे या पहाड़ों पे घूमने गए होंगे तो वहाँ पर बहुत ही जनसंख्या यानी कम लोगों को देखे होंगे, लेकिन उसकी अपेक्षा अगर मैदानी क्षेत्र में आपने देखेंगे तो वहाँ पर जनसंख्या काफ़ी घनी बसी हुई है, ठीक है। क्योंकि सारी सुविधाएं मैदान पे आपको उपलब्ध होता है, ठीक है। रेगिस्तान की बात की जाती है या पहाड़ की पर्वतों की बात की जाती है, विश्व समूह की बात की जाती है, तो वहाँ पर जनसंख्या भी बहुत कम देखने को मिलती है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर क्या जीवन रहने के लिए यानी कि अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति पर्वतों की तीव्र ढाल, जलाक्रांत संभावित क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र, सामान्य विरल तथा निर्जन है, ठीक है। यानी कि उर्वर मैदान, यानी कि जो मैदानी क्षेत्र उर्वरता होती है, यानी कि आपने देखा जहाँ पर कृषि अच्छी उपजाऊ होती है, यानी किसी वहाँ पर उगाया जाता है, फसल खेती की जाती है तो वहाँ पर पैदावार ज़्यादा होती है, ठीक है। और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे हुए हैं। आप मैदानी क्षेत्रों में अगर देखेंगे तो वहाँ पर जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा बसी हुई है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं भूमि का उपयोग। अगर आपसे के नॉर्मल में पूछा जाए कि भूमि का उपयोग
क्या होता है, यानी किस रूप में हम कर सकते हैं, तो आप कहेंगे भूमि पे मकान बना सकते हैं, भूमि पे दुकान कर सकते हैं, ठीक है, सड़क बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं, पार्क बना सकते हैं। तो ये तो बेसिक चीज़ हो गई, ठीक है। चलिए अब देखते हैं भूमि का उपयोग किन किन कामों में किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि भाई कृषि कर सकते हैं, वानिकी यानी कि पेड़ लगा सकते हैं, खनन के लिए, सड़कों के लिए, उद्योगों की स्थापना के लिए, ठीक है। अगर देखा जाए तो साधारणतः इसे क्या हम क्या कहते हैं, भूमि उपयोग कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी आपने देखा होगा कि माम्बा और पीटर के परिवार के लिए भी क्या है, भूमि का उपयोग करने का जो तरीका है वो अलग अलग है, ठीक है। उसकी आपको सूची बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है, जैसे स्थलाकृति यानी स्थल की आकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक यानी कि हमारे आपके जो कारक से क्या है, जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं, ठीक है। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। स्वामित्व यानी मालिकाना के आधार पर, यानी किसी जमीन के मालिक एक व्यक्ति होते हैं और किसी जमीन के मालिक कई लोग होते हैं, ठीक है, उसे सार्वजनिक बोलते हैं। निजी भूमि व्यक्ति के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है, जिसे आप सरकार यानी सभी के लिए। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, सभी लोग करते हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं चारा भूमि, फलों, नट और औषधीय जड़ी बूटियों को एकत्रित करना, ठीक है। इस सामुदायिक भूमि को हम साझा संपत्ति भी कह सकते हैं, यानी साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है। आप सभी देख रहे हैं कि जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती रही है, लेकिन भूमि को क्या बढ़ाया जा सकता है, नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन उसी भूमि पर क्या है, सबकी आवश्यकता के अनुसार क्या खेती की जा सकती है, नए नए तकनीकों के द्वारा, ठीक है। लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है, स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है, ठीक है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आप देख पा रहे होंगे कि जहाँ पर बहुत सारे पहले जंगल रहते थे, वहाँ पर आज मकान बन गए हैं, ठीक है, यानी वहाँ पेड़ों को लोग काट के खेती करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही है, ठीक है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक क्या है, वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए एक प्रमुख खतरा है। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर निम्नीकरण, बहुत सारे लोग निम्नीकरण का अर्थ समझ नहीं पाते हैं। निम्नीकरण का मतलब होता है भूमि की गुणवत्ता में कमी, यानी कि वे कमियां हो जाए जिसके कारण क्या है कि वहाँ की उपजाऊपन कम हो जाए, ठीक है। भूस्खलन, जमीन का खिसकना, मृदा अपरदन यानी मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह जाना, जल के द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है, ठीक है। मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए सभी क्या है, प्रमुख खतरा है, ठीक है। इन सब का अर्थ आपको नोट करके रखना है। चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि पहले चित्र में आपको दिखाया गया कि यहाँ पर खेती योग्य कितनी जमीन है, ठीक है, अब मकान बने हुए हैं। दूसरे में देखिए खेती योग्य जमीन कम होती गई, मकान बनने लगे पक्के। तीसरे में और भी ज़्यादा, और चौथे में आप देखेंगे कि वहाँ पर खेती नाम मात्र की ही जमीन रह गई है एकदम, यानी कि वो नगर बस गया है, वहाँ पर रोड बन गए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई है। अब देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि भूमि संसाधन का संरक्षण, यानी कि भूमि संसाधन का हम संरक्षण कैसे करेंगे। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है, इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। कैसे रोक सकते हैं हम? वनारोपण यानी कि वन लगाकर, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग और अतिचारण पर रोक लगाकर भूमि संरक्षण के लिए क्या प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं, ठीक है। तो तरीके अपनाकर आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मृदा के बारे में, मिट्टी के बारे में, ठीक है। मृदा के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है, ठीक है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनी है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण ही मृदा को उपजाऊ बनाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ कि केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। पेपर में पूछा जा सकता है
कि हाँ 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में कितना टाइम लगता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, लगभग सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया है मृदा। ठीक है, मृदा को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पर है? जनक, सेल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करता है। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपचार, ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है। मृदा उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करता है। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। तो ये सारी चीज क्या है, मृदा को प्रभावित करने वाले कारक थे, इनको आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आपको यहाँ पर ध्यान देना, देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ से बनते हैं। ठीक है, भूस्खलन, क्योंकि घटना है बताया जाएगा। भूस्खलन का मतलब क्या है, जमीन का खिसकना। भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया गया है। ये कैसे होता है? प्रायः भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भी आपने देखा कि बहुत सारे क्या है, भूस्खलन होता है। अब भूस्खलन होता कहाँ है कि पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है, जैसे जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो स्टेट है, जैसे आपके उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, आपने बहुत बार सुना होगा। ठीक है, यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में क्या है, विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैला प्राकृतिक आपदा है जो प्राय जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे आप एक वस्तुस्थिति अध्ययन, यानी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकांग पीओ के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया। ठीक है, यह भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ था। ठीक है, विस्फोटन के कारण ढाल का यह कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र को क्षति पहुंची। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर न्यूनीकरण क्रियाविधि, वैज्ञानिक प्राविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक और उनका प्रबंधन कैसे करना है। भूस्खलन को रोकने के कुछ प्रमुख क्या उपाय हैं, यहाँ पर आप देखेंगे। ठीक है, तो इस चीज को आपको देखना है। ठीक है, क्या देखना है? पहला पॉइंट यहाँ पर है कि भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें क्या है, इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना है। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है, यानी कि जहां पर भूस्खलन होता है वहां पर आवास नहीं बनना है। ठीक है, आगे देखिए, भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना। ठीक है, आगे भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि है। सतही अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब यहां पर हम देखेंगे कि मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से हैं। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक, सेल का स्वरूप और जलवायु की कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखेंगे कि मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, यानी कि मृदा की गुणवत्ता में कमी और संरक्षण के उपाय। अब देखिए, मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक कौन कौन से हैं? वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। ठीक है, देखिए, वनोन्मूलन का मतलब होता है पेड़ों को काटना। ठीक है, वनोन्मूलन का मतलब होता है पेड़ों को काटना। अतिचारण मतलब यानी पशुओं को ज़्यादा न चराना। रासायनिक उर्वरक का यूज ज़्यादा न करना। आजकल आप देख रहे हैं कि खेतों में लोग क्या कीटनाशक दवाओं का यूज ज़्यादा करते हैं। ठीक है, चलिए, अब इससे क्या होता है कि वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, ये तो मान लो निम्नीकरण के कारण हो गए। ठीक है,
अब उपाय क्या क्या है आपको देखना है। उपाय आपको क्या करना है कि मल्च बनाना, ठीक है। पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता क्या है रुकी रहती है, ठीक है। चलिए अब क्या है वेदिका फार्म को देखते हैं। वेदिका फार्म क्या होता है कि चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो, ठीक है, हो जाए। इनसे क्या है पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो तीव्र ढाल वाले पहाड़ी क्षेत्र होते हैं इस पर एक तरह से कहा जा सकता है कि सीढ़ीनुमा की खेती होती है, ठीक है। आप देख लीजिए समोच्च रेखीय जुताई। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है, ठीक है। अब यहाँ पर रक्षक मेखला भी देख लीजिए। रक्षक मेखला क्या होता है कि तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। यानी कि तटीय क्षेत्रों में क्या होता है कि एक क्रम से क्या है पेड़ लगाए जाते हैं जिससे क्या है कि हवा की गति को कंट्रोल किया जा सके, जिससे क्या है मृदा का नुकसान ना हो सके, ठीक है। आगे देखिए समोच्च रेखीय रोधिकाएं। समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों घास मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां भी बनाई जाती है, ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंट है, आप इसको करके लेंगे पढ़ लेंगे। यानी एक ट्रे में मिट्टी केवल है, एक ट्रे में मिट्टी के साथ पौधे हैं, तो उसमें पानी डाला जा रहा है। तो इसमें जिसमें पौधे लगे हुए हैं उसमें मिट्टी नहीं बह रही है, जिसमें पौधे नहीं लगे उसमें मिट्टी ज़्यादा बह रही है। इसका मतलब ये है कि जो पेड़ होते हैं मिट्टी की कटाव को रोकते हैं, ठीक है। आगे देखिए चट्टान बांध। यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है। यानी कि अगर फसल आप उगा के कई साल तक अपने खेत को छोड़ देते हैं तो आपके खेत में क्या मृदा का बहाव यानी कटाव शुरू हो जाएगा। अगर हर टाइम टू टाइम आप फसल उगाते रहेंगे तो आपकी मृदा का कटाव नहीं होना पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक हो गई है। यानी आप सोच सकते हैं कि जल की उपयोगिता कितनी ज़्यादा हो गई है, ठीक है। जल के बारे में पढ़ते हैं। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। पहले चैप्टर में हमने नवीकरणीय के बारे में पढ़ा था, ठीक है। यानी जिनका उपयोग करने के बाद इनकी रिकवरी हो जाती है, ठीक है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए इसे हम जल ग्रह भी कहते हैं। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों से ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं, ठीक है। और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं का मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं। यानी महासागरों में जो भी जल होता है वो खारा होता है और मानव के उपयोग के वो नहीं काम आता है, ठीक है। आगे केवल अलवण जो जल है वह 2.7% है। इसका लगभग 70% भाग क्या है बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में ही पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच से बाहर है, ठीक है। केवल 1% जो अलवण जल है उपलब्ध है। यानी सोचिए कितनी जल होते हुए भी केवल 1% जल जो है ये अलवण है और उपलब्ध है और वह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ है? भौम जल, नदियों, झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है, ठीक है। आप सोच सकते हैं कि हम जल का उपयोग कितना करते हैं। यानी एक टपकता जो नल है एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ कर देता है। यानी कि अगर आपका घर में नल पानी टपक रहा है तो एक टपकता हुआ जो नल होता है पूरे एक वर्ष में 1200 लीटर को बर्बाद करता है, ठीक है। अगर घर में आपके कहीं पर भी नल लगा हुआ है पानी टपक रहा है तो उसे सही करा दें, ठीक है। इसलिए अलवणी जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है, ठीक है।
इसकी कुल मात्रा स्थिर है, ठीक है, स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं इसे जल चक्र कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि उद्योगों तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवड़ी जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहां पर आपको बताया गया कि क्या आप जानते हैं कि आपने जल बाजार के बारे में कभी सुना है? नहीं सुना है तो सुन लीजिए। सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाली अमरेली शहर पास के तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है, ठीक है। चलिए अब जल की उपलब्धता की समस्या, यानी कि जल को उपलब्ध कराने में समस्या क्या क्या है इसको देखते हैं। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। एक समय ऐसा आएगा कि हमारे यहाँ भी कमी आ जाएगी, ठीक है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया लवड़ी जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहां अक्सर सूखा पड़ता है, ठीक है। उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है अथवा अति उपयोग और जल स्रोत के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है, ठीक है। जल संसाधनों का संरक्षण, आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं, और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से संशोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। वन और वन्य वनस्पति आवरण धरातली प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की देखिए जल संरक्षण के लिए बारे में सारी चीज है कि रिसाव को वाष्पीकरण होने से वाली क्षति को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, स्प्रिंकलों से सिंचाई करनी चाहिए, यानी कि फव्वारा दर आपने देखा होगा अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। यानी पेपर में कभी क्वेश्चन आपके ऐसे आ जाए कि निम्न में से कौन सा जल संरक्षण की विधि नहीं है, ठीक है, तो आप जो विधि है उसको देखेंगे, जो नहीं उसको टिक लगा देंगे। सिंचाई की सिंचाइयों की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे आप कि क्या आप जानते हैं, यह बताया गया कि अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके इस जल का संग्रहण करना एवं विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। यानी कि आप वर्षा जल को क्या है अपनी छत पर क्या उसको इकट्ठा कर सकते हैं और उस जल का उपयोग क्या है अपने दैनिक कामों में ले सकते हैं, ठीक है। औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफी होता है, ठीक है। आप जानते होंगे
अब आगे देखते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, यानी कि प्राकृतिक पेड़ पौधे हैं इनके बारे में पढ़ना है, और प्राकृतिक वनस्पतियों में पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया गया कि स्कूल के बच्चे जो है हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। ठीक है, और आपने जानते हैं कि प्रदर्शनी की बहुत सारी वस्तुएं होती है, अलग अलग चीज़ की बनी होती है। अब यहाँ पर क्या है कि एक मोना थी, उन्होंने क्या एक थैला हाथ में उठाया और उसको देखा तो उन्होंने, वो थैला काफ़ी अच्छा था। उसको क्यों अच्छा था? क्योंकि वो काफ़ी जूट का बना हुआ था। ठीक है, क्या आप उन टोकरियों, दीप, छात्रों और कुर्तियों को देखते हैं? यानी सारी चीज़ कहाँ से बनी हुई है? यानी कि प्राकृतिक वनस्पतियों से, यानी कि बेत हो गया या बांस से बनी होती है। तो ऐसे ही भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आर्द्र प्रदेशों में भी क्या है, बांस जो है ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, यानी इसका उत्पादन होता है। ठीक है, और जैसे थी ये रेशमी स्कार्फ देकर उत्साहित हो गई, तो जो रेशमी जो स्कार्फ देकर उत्साहित हो गई तो मतलब क्या है? तो अध्यापिका ने उसको बताया कि भाई रेशम जो है, रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि रेशम जो होता है, रेशम की जो कीट से बनता है, ये शहतूत के पेड़ पे पाले जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरित क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिससे हम क्या जैव मंडल कहते हैं। यानी कि जैव मंडल में आपके तीनों क्षेत्र पाए जाते हैं। यानी संयुक्त रूप से जैव मंडल में क्या है, जैव मंडल सभी जीवित जातियों जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर क्या संबंधित और निर्भर रहती हैं। ठीक है, इस जीवन आधारित तंत्र को क्या पायतंत्र कहते हैं, क्योंकि सभी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। आगे देखिए, वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ियां देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। ठीक है, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में भी कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रहण के लिए में सहायता करते हैं, हमें फल, लैटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधि पौधे और कागज प्रदान करते हैं जो आपके क्या अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। पौधों के असंख्य उपयोग में उनमें आप कुछ और भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया गया है, क्या बताया गया है, देखिए सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेंगे, हो सकता है कि इसमें से आप में भी, आपके भी एग्जाम में आ जाए। क्या है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेक, एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशक से किया जाता है, इन दवाओं का नाम याद कर लेंगे। ठीक है, उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब हो गई, यानी कि गिद्ध की किडनी कैसे खराब हो गई इन दवाओं के यूज करने से, क्योंकि गिद्ध ने उन जानवरों को खाया तो इससे इनकी किडनी खराब हो गई। ठीक है, गिद्ध किडनी खराब हो गई होने से गिद्ध मर रहे हैं। ठीक है, पशुओं पर भी इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थानों पर गिद्ध के प्रजनन के लिए भी क्या है, प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे इन दवाओं का यूज करके कभी पूछा जा सकता है कि गिद्ध की किडनी किन दवाओं से खराब हो रही थी, ये आपको नाम याद होना चाहिए। ठीक है, पेपर में जरूर पूछेगा, आपको एक एक चीज जरूर पढ़ लेना। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहां पर देखेंगे आप, वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप आते हैं। उनमें से हमें दूध, मांस और ऊन प्राप्त होते हैं। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है और पारतंत्र में अपघटक के रूप में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने पौधों के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में भी कार्य करती है। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के लिए के कारण एक अपमार्जक है। ठीक है, और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। ठीक है, इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो अथवा छोटे, सभी पारतंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए के अनिवार्य होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, यानी कि जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं इनका वितरण कहाँ है इसको हम देखेंगे। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, 4 वर्गों में रखा गया है, वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, इसलिए इसको और ध्यान से पढ़ना। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम,
कि भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम होती जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगते हैं, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियां एवं गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ गहरी होती है। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह होती है, ठीक है, सतह वाली होती हैं। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित है। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना, क्या क्वेश्चन है कि आपसे यहाँ पर देखिए ये मॉस और लाइकेन ये वनस्पतियां हैं ध्रुवीय प्रदेशों की, ठीक है। तो ये सब आपको नोट कर लेना नाम, ठीक है, नहीं तो फिर आप सोचेंगे ये क्या है, किसके बारे में दिया गया है। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। जनसंख्या बढ़ रही है, आप देख ही रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए गए। विश्व भर में वनों के आवरण जो है तेजी से क्या है, समाप्त हो रहा है। यानी कि देखिए सबकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तेजी से यानी कि ज़्यादा मात्रा में पेड़ों को काटा जा रहा है, ठीक है। और इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की भी क्या है तुरंत आवश्यकता है, क्योंकि देखिए पेड़ न रहने से काफ़ी नुकसान होता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर है कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं, यानी जीव जंतु के रहने के लिए एक आवास है जंगल, और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित करते हैं। जलवायु में परिवर्तित और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो जा सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न है और कुछ लुप्त होने के कगार पर है। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या क्या है दिनों दिन कम होती जा रही है, ठीक है। संख्या में तेजी से कमी आई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सिंगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का शिकार यानी कि अनाधिकार शिकार किया गया। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बैग, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर है, ठीक है। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य जैव मंडल नीचे हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। संकरी घाटियों, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है, ठीक है। पेपर में आप देख सकते हैं किस तरीके से जंगलों में लगती है आग, यानी जंगलों में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, दावानल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्रियाकलाप में क्या दिया है कि दावानल प्राणिजात वनस्पति जाल के संपूर्ण क्षेत्र के लिए खतरा है। दावानल मुख्य रूप से 3 कारणों से घटित होता है। अब देखिए जो जंगलों में आग लगती है 3 कारणों से होती है, क्या क्या है। ठंडी झांझा के कारण प्राकृतिक अग्नि का लगना, लोगों की लापरवाही के कारण घास फूस में जनित उष्मा के कारण अग्नि का लगना, स्थानीय लोगों, उद्यमी और शरारती लोगों के द्वारा भी आग लगती है। नियंत्रण के उपाय है शिक्षण द्वारा अग्नि लगने से रोकना। दूसरा है परीक्षण बिंदुओं, निपुण भूमि चौकसी तथा संचार जाल के समन्वित जाल द्वारा अग्नि लगने का शीघ्र पता भी लगाया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दिए। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं, ठीक है। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि विविध जातियों के निवास का अवलोकन ये कर सकें, ठीक है। आगे देखिए
बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध हैं। भारत में क्या है, शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया है आपको देखना है कि राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया एक प्राकृतिक क्षेत्र होता है, जिसको राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ से भी बन सकते हैं, नोट करेंगे। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES, इसका फुल फॉर्म पूछा सकता है, आइए क्या है। ठीक है, द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। अब देखिए, अब पूछा क्या जाएगा कि स्थापना की गई जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। अब इसने क्या है, पक्षियों और प्राणियों की जाति की सूची तैयार किया है, ये आपसे पूछा सकता है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का एक नैतिक कर्तव्य है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है कि जैव मंडल नीचे क्या है, यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप जान लेंगे इनके बारे में, क्वेश्चन बनेगा क्या है, CITES। ठीक है, सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियां और पौधों की 28,000 जातियां रक्षित की गई हैं। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्किड और एलो कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, इस चैप्टर को हमने इजीली तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे सभी प्रकार के एनसीईआरटी बुक और नोट्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखने के लिए। अगर आप एग्जाम में अच्छे स्कोर करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।